वेलकम बैक टू MZ नॉलेज एकेडमी। इंटेलिजेंस ब्यूरो के डिपार्टमेंट में कुछ अर्सा पहले सीट्स आई थी जिनका फिज़िकल हो चुका है और अभी कुछ दिनों में उनका रिटर्न होने वाला है। तो आज की इस वीडियो में हम इंटेलिजेंस ब्यूरो के पास्ट पेपर्स को एनालाइज करेंगे। हम इसके सिलेबस को देखेंगे, देन हम देखेंगे कि जो पास्ट पेपर हैं उनको सॉल्व कैसे किया जाता है। तो इसके सिलेबस से स्टार्ट करते हैं। 2017, 2019 और 2022 के अंदर इसके 3 पेपर हुए हैं। तो उसको अगर एनालाइज करें तो उसके अंदर जो मेजर पोर्शन है वो इंग्लिश का आता है। इंग्लिश में एंटोनिम्स आते हैं, सिनोनिम्स हैं, प्रेपोजिशन है, ग्रामर है, कंप्रीहेंशन है एंड एक ऐसे आता है और उर्दू से इंग्लिश जो है वो ट्रांसलेशन आती है। तो ये टोटल मिलाकर तकरीबन 60% जो है वो इंग्लिश का ही बन जाता है। और अदर मेजर पोर्शंस की बात करें तो उसमें मैथ है और एनालिटिकल पोर्शन है। कंप्यूटर इसमें 30% आता है। इस्लामिक स्टडीज़, पाकिस्तान स्टडीज़ और जीके का पोर्शन जो है ये सारे जो हैं ये 10% आते हैं। सो हमारा जो मेजर फोकस है वो इंग्लिश पे होना चाहिए। So starting from first question, our first question is which of the following country was hit by mother of all bombs in April 2017? 2017 के अंदर ऐसी कौन सी कंट्री थी जिसके ऊपर मदर ऑफ ऑल बॉम्ब्स यानी मॉब को गिराया गया था? तो अमेरिका ने गिराया था, अफ़गानिस्तान के ऊपर गिराया था। अब हम देखेंगे कि एक जो क्वेश्चन आया है उसको सॉल्व कैसे करना होता है। जैसे हमारे पास ये एक क्वेश्चन है, अब इसके रिकॉर्डिंग इसके हिसाब से जितने भी क्वेश्चन बनते हैं वो सारे हम नोट डाउन कर लेंगे। तो यूएस अफ़गान वार जो है ये 2001 से लेकर 9/11 का जो इंसिडेंट हुआ था वहाँ से स्टार्ट होकर 2021 तक चली है। और अक्सर वो यूएस अफ़गान एग्रीमेंट का पूछ लेता है जिसको हम दोहा एग्रीमेंट भी कहते हैं। तो ये 29 फ़रवरी 2020 को हुआ था। लेकिन जो यूएस का कम्प्लीटली विड्रॉल है, जो यूएस के लास्ट सोल्जर ने अफ़गानिस्तान को छोड़ा था, तो वो 30 अगस्त 2021 को छोड़ा था। अब अगर हम अफ़गानिस्तान की बात कर लें तो अफ़गानिस्तान जो है इसका जो कैपिटल है वो काबुल है। और अफ़गानिस्तान को हम दी ग्रेवयार्ड ऑफ एम्पायर्स कहते हैं क्योंकि यहाँ पर बहुत सारी एम्पायर्स दफन हैं। Our next question is people of Turkey voted for which form of government in a referendum in April 2017? बेसिकली वो पूछना ये चाह रहा है कि टर्की के अंदर जो 2017 में एक रेफरेंडम हुआ था तब लोगों ने कौन सी गवर्नमेंट को सिलेक्ट किया था। उस 2017 से पहले टर्की के अंदर पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट थी, लेकिन जो रेफरेंडम हुआ 2017 में उसके बाद प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट आ गई टर्की के अंदर, जिसके बाद जो है वो रजब तैयब एर्दोगान जो हैं वो उनके प्रेसिडेंट बने थे। अब टर्की के बारे में अगर हम मज़ीद क्वेश्चंस देखें तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो टर्की का कैपिटल है वो कौन सा है। जो टर्की का कैपिटल है वो अंकारा है। इसकी करेंसी के बारे में 2022 के अंदर क्वेश्चन पूछा गया था कि इसकी जो करेंसी है उसको क्या कहते हैं, तो इसकी करेंसी को हम लीरा कहते हैं। Our next question is the person who inhales smoke of cigarette indirectly is known as। एक पर्सन होता है जो खुद स्मोकिंग कर रहा होता है जिसको हम कहते हैं एक्टिव स्मोकर। लेकिन जो उसकी सराउंडिंग में लोग बैठे होते हैं उनके अंदर भी नाक के ज़रिए जो है वो धुआं जा रहा होता है, जिनको हम पैसिव स्मोकर कहते हैं। जैसे कि आपके सामने एक पिक्चर है, इसमें जो पर्सन स्मोकिंग कर रहा है ये एक्टिव स्मोकर है, लेकिन इसकी जो सराउंडिंग में चिल्ड्रन बैठे हैं ये पैसिव स्मोकर हैं। ये स्मोकिंग कर तो नहीं रहे लेकिन धुआं इनके अंदर जा रहा है। Our next question is when moon seems to be getting big that moon is called। मून के डिफरेंट फेजेस होते हैं। लाइक जो स्टार्टिंग वाले फेज होता है उसको हम क्वार्टर मून कहते हैं और जो एंड वाले मून होते हैं उनको हम वेनिंग मून कहते हैं। लेकिन जो एक मून पहली तारीख से लेकर 14 तारीख तक जो है मून जो अपने साइज़ में बढ़ता रहता है उसको हम वैक्सिंग मून कहते हैं। लेकिन 14 तारीख के बाद जो एंड होना उसका साइज़ जो है वो रिड्यूस होना स्टार्ट हो जाता है, उसको हम वेनिंग मून कहते हैं। तो ये क्वेश्चन पूछ रहा है व्हेन मून सीम्स टू बी गेटिंग बिग, यानी कि जब मून का जो साइज़ है वो बढ़ रहा होता है तब हम उसको क्या कहते हैं, तब हम उसको वैक्सिंग मून कहते हैं। और जो 14/9 का जो मून होता है उसको हम फुल मून कहते हैं। आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ ऑल द रिएक्शंस विच रिलीज हीट आर कॉल्ड। ऐसे जितने भी रिएक्शन जो कि हीट रिलीज़ करते हैं उनको हम एक्जोथर्मिक कहते हैं। एक्जो मतलब बाहर निकालना
और थर्म का मतलब होता है हीट। तो ऐसे जितने भी रिएक्शन जो कि हीट रिलीज़ करते हैं हम उनको एक्सोथर्मिक कहते हैं। और इसके अगर कंट्रास्ट में देखा जाए तो ऐसे जो भी रिएक्शन जो कि हीट को ऑब्जॉर्व करते हैं उनको हम एंडोथर्मिक कहते हैं। Our next question is, when meteors enters in the earth it burns with the light due to। हमने यूजली नाइट के टाइम देखा होगा कि हमें बर्निंग स्टार्स नज़र आते हैं, जैसे कि आपको पिक्चर में सामने नज़र आ रहा है। तो ये जो बर्निंग स्टार्स हैं ये प्रोड्यूस कैसे होते हैं? बेसिकली जब भी कोई मेटियोर हमारे एटमॉस्फेयर के अंदर एंटर होता है तब वो एयर की फ्रैक्शन की वजह से, जो गैसेज होती हैं उनकी फ्रैक्शन की वजह से, और जो एयर के अंदर दूसरे पार्टिकल्स मौजूद हैं उनकी फ्रैक्शन की वजह से उसके अंदर बर्निंग प्रोड्यूस होती है, जिसकी वजह से हम उसको बर्निंग स्टार कहते हैं। तो इसका जो ऑप्शन बनेगा वो होगा फ्रिक्शन प्रोड्यूस्ड बाय रैपिड मोशन। अब ये जो फ्रिक्शन प्रोड्यूस होती है एयर के अंदर इसको हम एरोडायनामिक फ्रिक्शन भी कहते हैं। Our next question is, which of the following action is involuntary? Involuntary ऐसे actions होते हैं जो कि हमारे कंट्रोल में नहीं होते। वॉकिंग, टॉकिंग, रनिंग ये सारे हमारे कंट्रोल में हैं, लेकिन जो पंपिंग ऑफ ब्लड है ये हमारे कंट्रोल में नहीं है, इसीलिए जो पंपिंग ऑफ ब्लड है ये एक इनवॉलंटरी एक्शन होगा। Our next question is, which is the smallest particle of matter? बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन और बहुत ही इजी क्वेश्चन। किसी भी मैटर का सबसे जो स्मॉलेस्ट पार्टिकल है वो एटम है। Our next question is, in 1930 अल्लामा इकबाल presented टू नेशन थ्योरी इन। अल्लामा इकबाल साहब ने जब 1930 के अंदर अपने खुतबात दिए थे तब उन्होंने टू नेशन थ्योरी पेश की थी। और वो खुतबात कहाँ दिए थे ये क्वेश्चन पूछ रहा है। तो उन्होंने खुतबात जो हैं वो इलाहाबाद के अंदर दिए थे, और इसी टू नेशन थ्योरी की बुनियाद की वजह से, इन्हीं खुतबात की वजह से हम उनको मुसव्विर पाकिस्तान कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़, नेम द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान। बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि जो पाकिस्तान के पहले प्रेसिडेंट थे उनका नाम इस्कंदर मिर्ज़ा था। अब इस्कंदर मिर्ज़ा साहब के बारे में और क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि बेसिकली हुआ ये था कि 1956 के अंदर जब हमारा पहला कॉन्स्टिट्यूशन आया है तब जो गवर्नर जनरल का ओहदा था उसको ख़त्म करके प्रेसिडेंट का ओहदा बना दिया गया था। इसीलिए जो उस टाइम के लास्ट गवर्नर जनरल थे हमारे इस्कंदर मिर्ज़ा साहब, वही हमारे फर्स्ट प्रेसिडेंट भी बने थे। अब इस्कंदर मिर्ज़ा साहब के बारे में पूछा जाता है कि ये बरेड कहाँ हैं, ये दफन कहाँ हैं। तो ये ईरान के कैपिटल तेहरान के अंदर दफन है, और इनकी जो वफ़ात है वो 1969 के अंदर हुई थी। अब जो कन्फ्यूजन क्रिएट होती है वो ये है, एक क्वेश्चन वो पूछता है कि फ़र्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान तो वो इस्कंदर मिर्ज़ा हैं, लेकिन अगर वो पूछता है कि फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल असम्बली ऑफ पाकिस्तान, जो पाकिस्तान की पहली कॉन्स्टिट्यूशनल असम्बली बनी थी उसके जो प्रेसिडेंट थे वो क़ायद-ए-आज़म साहब ख़ुद थे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा जाता है कि फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ पाकिस्तान, पाकिस्तान के अंदर 4 गवर्नर जनरल गुजरे हैं, तो जो फर्स्ट थे वो क़ायद-ए-आज़म साहब थे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा जाता है कि फर्स्ट पीएम ऑफ पाकिस्तान, तो फर्स्ट पीएम ऑफ पाकिस्तान जो थे वो लियाकत अली ख़ान थे। नेक्स्ट जो क्वेश्चन पूछा जाता है पाकिस्तान के बारे में वो ये है कि फ़र्स्ट चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान कौन थे, तो जो फर्स्ट चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान थे वो सर अब्दुल रशीद थे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़, फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान, जो पाकिस्तान का पहला कॉन्स्टिट्यूशन था वो 1956 के अंदर आया था। अगर एग्जैक्ट डेट का पूछा जाए तो वो 23 मार्च 1956 के अंदर आया था। अब पहले कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में मज़ीद क्वेश्चन ये पूछे जाते हैं कि ये यूनिकैमरल था या बाई कैमरल था। तो इसके अंदर एक ही हाउस था जिसकी वजह से हम इसको यूनिकैमरल कहते हैं। इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ कौमी असम्बली थी, सेनेट नहीं था। तो इसके अंदर जो फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट दी गई थी वो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट दी गई थी। अगर बाकी कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में पूछा जाए तो सेकेंड कॉन्स्टिट्यूशन था वो 1962 के अंदर आया था। एग्जैक्ट डेट 8 जून है, और ये यूनिकैमरल था और इसमें प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट थी। ये एक ही कानून है, एक ही कॉन्स्टिट्यूशन है जिसके अंदर प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट आई थी। और थर्ड जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन था वो 1973 के अंदर आया था, 14 अगस्त को आया था, और ये बाई कैमरल था जिसके अंदर कौमी असम्बली और सेनेट था, और इसके अंदर पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट थी। और जो हमारा थर्ड कॉन्स्टिट्यूशन था 1973 का, ये जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब लेके आए थे, और जो सेकंड कॉन्स्टिट्यूशन था 1962 वाला ये जनरल अयूब ख़ान लेके आए थे, और जो पहला था 1956 वाला ये इस्कंदर मिर्ज़ा साहब लेके आए थे।
नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ थर्ड गवर्नर जनरल ऑफ पाकिस्तान। जो पाकिस्तान के 4 गवर्नर जनरल थे, लेकिन जो थर्ड थे वो ग़ुलाम मोहम्मद साहब थे। बाकियों को अगर देखें तो फर्स्ट जो थे वो क़ायद-ए-आज़म थे, और बाकियों को अगर देखें तो फर्स्ट जो थे वो क़ायद-ए-आज़म साहब थे, और अगर सेकंड की बात करें तो वो ख्वाजा नाज़िमुद्दीन साहब थे। थर्ड जो हैं जिनके बारे में ये क्वेश्चन पूछा गया वो ग़ुलाम मोहम्मद थे, और जो फोर्थ हैं वो अस्कंदर मिर्ज़ा साहब थे। और क्वेश्चन नंबर 13 इज़ इन माउंटेन एरियाज़ ऑफ पाकिस्तान पीपल मेक देयर लिविंग थ्रू एग्रीकल्चर एंड। पूछना ये चाह रहा है कि जो हमारे माउंटेन एरियाज़ हैं जैसे गिलगित बल्तिस्तान है, कश्मीर का इलाका है, या KPK का इलाका है, तो उसमें लोग जो हैं एग्रीकल्चर के अलावा और कौन सा काम करते हैं जिसके ज़रिए वो अपनी रोज़ी कमाते हैं। तो टूरिज़म है, सयाहत है, जिसके ज़रिए वो अपनी रोज़ी रोटी कमाते हैं। और अगर सयाहत की बात करें तो पाकिस्तान के जो इलाके ज़्यादा मशहूर हैं, गिलगित बल्तिस्तान है, कश्मीर है, KPK है, तो इनके बारे में जो क्वेश्चन पूछा जाता है, रिपीट किया जाता है बार बार, वो ये है कि पाकिस्तान का ऐसा कौन सा इलाका है जिसको हम स्विट्ज़रलैंड ऑफ पाकिस्तान कहते हैं। तो जो सवात का इलाका है इसको हम स्विट्ज़रलैंड ऑफ पाकिस्तान कहते हैं। बहुत ही खूबसूरत इलाका है, अपने दोस्तों के साथ, अपनी फैमिली के साथ ज़रूर विज़िट कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ द तस्बीह ऑफ सुबहान रब्बियल अज़ीम इज़ रिसाइटेड इन। बहुत ही इजी क्वेश्चन है कि जो सुबहान रब्बियल अज़ीम की तस्बीह है वो हम कहाँ पढ़ते हैं, तो हम रकू में पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ हु वाज द फर्स्ट कैलिफ ऑफ इस्लाम। इस्लाम के जो पहले खलीफा थे वो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हु थे। अगर उनकी खिलाफत का पूछा जाए तो वो 632 से लेकर 634 तक थी, जो कि 2 ईयर्स 3 मंथ एंड 11 डेज़ थी। अभी रिसेंटली जो असिस्टेंट डायरेक्टर लोकल गवर्नमेंट का एग्ज़ाम हुआ है PPSC के थ्रू, उसमें यह क्वेश्चन पूछा गया था कि हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ की वफ़ात जो है वो किस दिन पे हुई थी। तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हु की जो वफ़ात थी वो मंडे के दिन पे हुई थी। और जो कन्फ्यूजन क्रिएट होती है वो ये है कि फ़र्स्ट कैलिफ तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हु थे, लेकिन ऐसे कौन से खलीफा थे जिन्होंने अपने लिए खलीफा का लक़ब इस्तेमाल किया था। तो वो हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह अन्हु थे जिन्होंने अपने लिए सबसे पहले खलीफा का लफ्ज़ इस्तेमाल किया था। क्वेश्चन नंबर 16 इज़ द लॉन्गेस्ट सूरा ऑफ होली कुरान इज़। बहुत ही इजी क्वेश्चन है कि जो कुरान की सबसे लॉन्गेस्ट सूरा है वो सूरतुल बकरा है। अगर बाकी क्वेश्चन की बात कर लें जो सूरा के बारे में आते हैं, तो शॉर्टेस्ट सूरा जो है वो सूरतुल कौसर है। और ऐसी कौन सी सूरत है जो विदाउट बिस्मिल्लाह है, तो वो सूरत तौबा है। और ऐसी कौन सी सूरा है जिसमें 2 बार बिस्मिल्लाह आई है, तो वो सूरत नमल है। Our next question is on which place first वही was descended। जो फर्स्ट वही नाजिल हुई थी तो वो कौन सी गार के अंदर हुई थी। जो फर्स्ट वही है वो गार हिरा के अंदर नाजिल हुई थी। अगर हम इसी वही के बारे में मज़ीद क्वेश्चन को देखें जो अक्सर पूछे जाते हैं, तो ये 610 ईस्वी में नाजिल हुई थी, 27 ऑफ रमज़ान को नाजिल हुई थी। हुजूर की जो एज थी वो 40 ईयर्स थी। और इस पहली वही में टोटल आयात की जो तादाद थी वो 5 थी। सूरत अलग की आयात थी, और जो सूरत अलग है वो 96 सूरा ऑफ कुरान है। और सूरत अलग जो है इसका मतलब ये होता है ब्लड क्लॉट, खून का लोथड़ा। Our next question is in which सूरा बिस्मिल्लाह has occurred twice। इस्लामियात का ही क्वेश्चन है, और जो सूरत नमल है इसके अंदर जो है वो बिस्मिल्लाह जो है वो 2 बार आई है। एक बार स्टार्टिंग में आई है और एक बार दरमियान में आई है। तो जो सूरत नमल है ये 27th सूरा ऑफ होली कुरान है। और इसका अक्सर मतलब पूछ लेता है कि जो सूरत नमल है इसका मतलब क्या है। इसका मतलब है एंड्स, यानी कि चूंटियाँ। और इसमें जो है हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम और चूंटियों की जो स्टोरी है उसको बयान किया गया है। और नेक्स्ट क्वेश्चन इज जो कंप्यूटर के रिकॉर्डिंग है, ईमेल स्टैंड्स फॉर। ईमेल का जो एब्रीवेशन है वो इलेक्ट्रॉनिक मेल है। और कंप्यूटर के बारे में जो बाकी एब्रीवेशन पूछी जाती हैं वो ये हैं कि CPU स्टैंड्स फॉर। CPU जो है वो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है। ALU के बारे में पूछा जाता है, ALU स्टैंड्स फॉर अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द शॉर्टकट की फॉर कॉपी इज़। बहुत ही इजी क्वेश्चन है। Ctrl+C को हम प्रेस करेंगे तो जो हमारा सिलेक्टेड मटेरियल है वो कॉपी हो जाएगा। अब जो अदर क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि हम कट के लिए कौन सी की इस्तेमाल करते हैं, तो कट के लिए हम Ctrl+X को प्रेस करते हैं। और इन दोनों को पेस्ट करने के लिए, कॉपी और कट को पेस्ट करने के लिए हम कौन सी की इस्तेमाल करते हैं, Ctrl+V की इस्तेमाल करते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन इज शॉर्टकट की टू स्प्लिट अ टेबल इज। किसी भी टेबल को जब हमने अलहदा करना है, स्प्लिट करना है, हिस्सों में डिवाइड करना है, तब हम कौन सी की इस्तेमाल करते हैं? तब हम कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस स्पेस को प्रेस करते हैं, तो जो हमारा टेबल है वो स्प्लिट हो जाता है। और क्वेश्चन नंबर 22 इज शॉर्टकट की टू क्लोज एन एप्लीकेशन और विंडो इज। किसी भी एप्लीकेशन को, किसी भी विंडो को क्लोज करने के लिए हम ALT प्लस F4 को प्रेस करते हैं। Our next question is शॉर्टकट की टू सेव एज फाइल। किसी भी फाइल को सेव करने के लिए हम F12 को प्रेस करते हैं, तो हमारे पास ऑप्शन आ जाता है सेव एज। वहाँ से जाकर हम उस फाइल को सेव कर लेते हैं। तो सेव एज का ऑप्शन निकालने के लिए हम F12 को प्रेस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द कॉलम इन MS Excel consist ऑफ। जो हमारे पास MS Excel में कॉलम्स होते हैं, हम उनको किस से रिप्रेजेंट करते हैं? तो ये हमारे पास कॉलम्स हैं जिनको हम अल्फ़ाबेट से जो है वो रिप्रेजेंट करते हैं। अब क्वेश्चन ये पूछ लेता है कि जो रोज़ हैं उनको हम किस से रिप्रेजेंट करते हैं? तो जो रोज़ हैं उनको हम नंबर्स से रिप्रेजेंट करते हैं। अब PPSC में ये क्वेश्चन पूछता है कि इसकी जो वर्टिकल बार्स और हॉरिजेंटल बार्स हैं, इनको हम किस पर्पज़ के लिए इस्तेमाल करते हैं? तो इसकी जो वर्टिकल बार्स हैं, इसको हम रोज़ को देखने के लिए इस्तेमाल करते हैं, और इसकी जो हॉरिजेंटल बार्स हैं, इसको हम कॉलम्स को देखने के लिए इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द एक्सटेंशन ऑफ पावर पॉइंट फाइल इज़। जो पावर पॉइंट फाइल की एक्सटेंशन है 2017 के बाद, वो .pptx है। जो 2022 के अंदर क्वेश्चन पूछा गया था, वो ये था द एक्सटेंशन ऑफ वर्ड इज़। तो जो वर्ड की एक्सटेंशन है वो .docx है। लेकिन अगर हम एक्सेल की बात करें, तो एक्सेल की जो एक्सटेंशन है वो .xlsx है। तो ये जो तीनों हैं, ये तीनों इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ डाटा अरेंज्ड इन इंटेलिजिबल फॉर्म इज़ कॉल्ड। इंटेलिजिबल फॉर्म ऐसी फॉर्म होती है जिसमें हम डाटा को रीड आउट कर सकते हैं, इजीली एक्सेस कर सकते हैं, उसको कंप्रीहेंड कर सकते हैं, अंडरस्टैंड कर सकते हैं। तो ऐसे डाटा को हम इंफॉर्मेशन कहते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन इज द डिवाइस दैट प्रोवाइड्स डिस्प्ले टू यूजर्स। ऐसी डिवाइस जो कि यूज़र्स को डिस्प्ले प्रोवाइड करते हैं, स्क्रीन प्रोवाइड करती है, उसको हम क्या कहते हैं? तो उसको हम मॉनिटर कहते हैं, जिसको हम आउटपुट डिवाइस में कंसीडर करते हैं। जो हमारे पास LCD या LED होती है, उसको हम मॉनिटर कहते हैं, और ये जो है हमारे पास एक आउटपुट डिवाइस होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑपरेटिंग सिस्टम इज़ विच टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर। जो सॉफ्टवेयर हैं वो हमारे पास 2 टाइप्स के होते हैं। एक सिस्टम को रन करने के लिए होते हैं, जिनको हम सिस्टम सॉफ्टवेयर कहते हैं। दूसरे सॉफ्टवेयर जो हैं वो हम अपनी ईजीनेस के लिए, अपनी आसानी के लिए इस्तेमाल करते हैं, जिनको हम ऐप्स कहते हैं। तो वो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होते हैं एंड सिस्टम सॉफ्टवेयर होते हैं। लेकिन जो ऑपरेटिंग सिस्टम है, ये एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है जो कि कंप्यूटर को, लैपटॉप को, मोबाइल को चलाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन इज़, जो कि मैथ के रिगार्डिंग है, द डेसिमल फ्रैक्शन ऑफ 1/4 इज़। 1/4 का मतलब ये होता है कि ये चौथा हिस्सा है, यानी कि 25% है। और अगर हम इसको रेशो में देखेंगे तो ये 1:4 बनेगा। Our next question is the LCM of 6, 12 and 18 is। LCM मैंने आपके सामने निकाला है, तो इनका जो LCM निकलेगा वो 36 होगा। Our next question is the simplest form of 24:48 is। 24 1 एंड अगर इसको 2 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये 48 बन जाएगा। तो इसकी जो सिंपलेस्ट फॉर्म आएगी वो 1:2 आएगी। आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज 50 इज डिविजिबल बाय। तो जो ऑप्शंस थे उसमें था 2 ओनली, 5 ओनली, 10 ओनली, या 2, 5 एंड 10। तो हमें पता है जो 50 है ये 2 बार भी डिवाइड हो जाता है, 5 पर भी डिवाइड हो जाता है एंड 10 पर भी डिवाइड हो जाता है। तो जो ऑप्शन नंबर 4 है ये हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा। आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज 0.008 मल्टीप्लाई बाय 0.008 इज इक्वल टू। तो हम 8 को 8 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो वो 64 बन जाएगा, और जो 4 0 हैं हम उनको वैसे ही लिख लेंगे। तो जो हमारा आंसर बनेगा वो 0.000064 बनेगा। Our next question is what is the smallest integer divisible by both 25 and 30।
अब इसमें ये पूछ रहा है कि ऐसा कौन सा अदद है, ऐसा कौन सा इंटीजर है जो कि 25 पर भी मुकम्मल तौर पर डिवाइड हो जाए और 30 पर भी मुकम्मल तौर पर डिवाइड हो जाए। तो अगर हम 100 की एग्जांपल ले लें तो 100 जो है वो 25 पर तो मुकम्मल तौर पर डिवाइड हो जाएगा, लेकिन 30 पर नहीं होगा। तो अगर ऑप्शन में अगर हम देखें तो 150 जो है ये हमारा करेक्ट ऑप्शन बनेगा, जो कि 25 पर भी डिवाइड हो जाएगा और 30 पर भी डिवाइड हो जाएगा। अब हम इसको प्रूव करने के लिए इसका एलसीएम भी ले सकते हैं, जो कि हम 25 और 30 का एलसीएम लेंगे तो वो हमारे पास 150 आएगा। Our next question is find the radius of a circle whose circumference is 308 meters। अगर हम circumference का फार्मूला देखें तो वो circumference is equal to 2 pi r, लेकिन हमने यहाँ से रेडियस निकालना है तो रेडियस जो है वो एक साइड पे रह जाएगा और 2 पाई जो है वो सर्कमफ्रेंस के नीचे जाके डिवाइड हो जाएगा। तो अगर हम यहाँ से पाई की वैल्यू ले लें तो पाई की जो वैल्यू है वो 3.14 होती है। रेडियस हमने निकालना है तो रेडियस जो है वो सर्कमफ्रेंस ओवर 2 मल्टीप्लाई बाय पाई की वैल्यू आ जाएगी। तो अगर हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो वो 49 मीटर्स हमारे पास इसका जो है वो रेडियस आ जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ सिंप्लीफाई इट। तो ये अलजबरा का क्वेश्चन है। सबसे पहले हम जो इनर ब्रैकेट्स हैं उनको सॉल्व करेंगे, तो उसके बाद जो है हम बाहर वाली ब्रैकेट्स को जो है सॉल्व करेंगे तो हमारे पास जो है इसका वो आंसर आ जाएगा। बहुत ही इजी अलजेब्रिक क्वेश्चन है। तो ये जो हमारे पास आंसर आएगा वो 3x - 12 आएगा। Our next question is a man spent 3/5 of his income and was still left with 2000. What were his initial savings? बेसिकली ये मैथ का क्वेश्चन तो नहीं है, ये एनालिटिकल क्वेश्चन है जिसमें वो आंसर खुद ही दे रहा है और हमें जो है वो आंसर को फाइंड आउट करना है। बेसिकली वो ये कह रहा है कि एक पर्सन है जिसके पास 5000 रुपीज़ हैं, जिसमें से उसने जो है 3000 लगा लिए हैं और अब उसके पास जो है वो 2000 रहते हैं। तो टोटल उसके पास जो इनिशियल थे वो कितने थे? तो 2000 एंड 3000 इज इक्वल टू 5000। तो ये एक एनालिटिकल क्वेश्चन था जिसका आंसर जो है वो ऑलरेडी क्वेश्चन के अंदर दिया गया था। हमारे जो नेक्स्ट क्वेश्चन हैं ये पैराग्राफ के रिगार्डिंग हैं। अब वीडियो को आप पॉज कर लें और एक बार जो ये जो पैराग्राफ है इसको ईजीली सुकून के साथ रीड कर लें, तब हम जो है वो नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। सो आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ हु वर डिफीटेड बाय तारिक बिन ज़ियाद। अगर हम पैराग्राफ के अंदर देखें, जैसे मैंने हाईलाइट किया हुआ है कि जो तारिक बिन ज़ियाद साहब थे उन्होंने क्रिश्चियंस को शिकस्त दी थी स्पेन के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ हाउ मैनी ईयर्स द होल ऑफ स्पेन केम अंडर मुस्लिम रूल्स। कितने अरसे के दौरान में जो है जो पूरा स्पेन था वो मुसलमानों के रूल के अंडर आ गया था। तो पैराग्राफ के अंदर मैंने हाईलाइट किया हुआ है कि 2 ईयर्स के अंदर जो है वो जो सारा स्पेन था वो मुस्लिम रूल के अंडर आ गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ मुस्लिम रूल्ड स्पेन फॉर अबाउट। मुसलमानों ने स्पेन के ऊपर जो है वो कितने साल तक हुक्मरानी की थी? तो मुसलमानों ने स्पेन के ऊपर तकरीबन जो है वो 800 साल हुकूमत की है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ द डार्क एज ऑफ यूरोप एंडेड बिकॉज ऑफ। इसका आंसर भी जो है वो पैराग्राफ के अंदर दिया गया है कि जो डार्क एज ऑफ यूरोप थी वो इस्लामिक सिविलाइजेशन और कल्चर के आने से जो है वो एंड हो गई थी। और जो नेक्स्ट पैराग्राफ है इसको भी हम वीडियो को पॉज करके एक बार अच्छे से रीड कर लेंगे, उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन हैं हम उनको आंसर करेंगे। So our next question is why did the cab seller decided to take a short nap? जो कैब सेलर था उसने एक शॉर्ट नैप यानी कि थोड़ा सा सस्ताना, थोड़ा सा सो जाना को क्यों प्रेफर किया था? तो इसका आंसर जो है वो पैराग्राफ के अंदर दिया गया है जैसे आपके सामने है, क्योंकि वो टायर्ड फील कर रहा था, थका हुआ फील कर रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ वेयर डिड ही प्लेस द बंडल ऑफ कैप्स बिफोर लाइंग डाउन। जब वो लेटा है तब उसने जो कैप्स का बंडल था, जो टोपियों की जो एक टोकरी थी, उसको कहाँ पे रखा था? तो उसने अपनी साइड पे रखा था। तो इसका जो आंसर होगा वो बिसाइड हिम होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ व्हाई डिड कैब सेलर बिकम वरीड व्हेन ही वोक अप। तो वो क्यों परेशान हो गया जब वो उठा था? तो इसका आंसर भी पैराग्राफ के अंदर दिया गया है, क्योंकि जो उसकी कैप्स थी वो मिसिंग थी। ये जो एंड वाली लाइन है इसमें आपको आंसर मिल जाएगा, क्योंकि जो उसकी कैप्स थी वो मिसिंग थी, इसलिए जो है वो परेशान हो गया था।
Our next question is which character of monkeys is mentioned in paragraph। तो जो monkeys का जो character बयान किया गया है वो mischievous character बयान किया गया है। mischievous का मतलब ये होता है naughty। Our next question is पाकिस्तान is an, जो पाकिस्तान है वो ये एक आइडियोलॉजिकल स्टेट है, आइडियोलॉजिकल इस्लामिक स्टेट है। अब पाकिस्तान के बारे में जो मज़ीद क्वेश्चन पूछे गए हैं वो ये थे कि मोहम्मद बिन कासिम ने दीबल को यानी कि कराची को कब कैप्चर किया था। तो 712 में बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही फेमस क्वेश्चन है कि 712 में मोहम्मद बिन कासिम ने कराची को कैप्चर किया था, कराची पर अटैक किया था, कराची पर हमला किया था, जिसको हम दीबल कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ अलीगढ़ यूनिवर्सिटी इस्टेब्लिश्ड इन, जो अलीगढ़ यूनिवर्सिटी थी ये 1920 के अंदर इस्टेब्लिश की गई थी, और जो MAO कॉलेज था अलीगढ़ का ये 1877 के अंदर इस्टेब्लिश किया गया था। MAO स्कूल के बारे में पूछा जाता है। बेसिकली ये एक सीक्वेंस थी कि जो MAO स्कूल था वो 1875 के अंदर इस्टेब्लिश किया गया था, देन उसको रैंकिंग बढ़ा के उसको कॉलेज का दर्जा दिया गया था। कब दिया गया था? 1877 के अंदर। देन यूनिवर्सिटी कब इस्टेब्लिश की गई थी? वो 1920 के अंदर इस्टेब्लिश की गई थी। आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज कैबिनेट मिशन केम टू इंडिया, जो कैबिनेट मिशन था ये 1946 के अंदर इंडिया के अंदर आया था। अब जो बाकी मिशंस के बारे में पूछा जाता है वो ये है कि जो साइमन कमीशन था वो इंडिया के अंदर कब आया था। तो जो साइमन कमीशन था ये 1927 के अंदर आया था, और जो क्रिप्स मिशन था ये 1942 के अंदर आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द बिगेस्ट साल्ट माइन ऑफ पाकिस्तान इज़, पाकिस्तान की जो सबसे बड़ी साल्ट माइन है वो ख्यूड़ा साल्ट माइन है, जो कि जेहलम के अंदर मौजूद है, और ये अगर दुनिया के लिहाज से देखा जाए तो दुनिया की ये सेकंड लार्जेस्ट साल्ट माइन है। अगर दुनिया की पहली साल्ट माइन की बात की जाए तो वो सिफ्टो साल्ट माइन है, जो कि गॉर्टिच ऑन्टेरियो कनाडा के अंदर मौजूद है। कनाडा का जो प्रोविंस, जो स्टेट ऑन्टेरियो है उसके अंदर मौजूद है, जिसको हम सिफ्टो साल्ट माइन कहते हैं। Our next question is Indus Water Treaty was signed between Pakistan and India in, तो जो इंडस वाटर ट्रीटी थी ये सितंबर 1960 के अंदर साइन की गई थी, और किस किस के दरमियान साइन की गई थी? पाकिस्तान एंड इंडिया के दरमियान साइन की गई थी। और ये पूछता है कि किसकी मदद से की गई थी? तो ये वर्ल्ड बैंक की मदद से की गई थी, जिसके हिसाब से कुछ जो रिवर्स थे वो पाकिस्तान के हिस्से में आ गए थे, जिनमें झेलम है, चनाब है और दरियाए सिंध है, और कुछ जो रिवर्स हैं वो इंडिया के हिस्से में आ गए थे, जिनमें रावी है, सतलज है एंड ब्यास हैं। आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ हॉटेस्ट एरियाज ऑफ पाकिस्तान लोकेटेड इन विच प्रोविंसेस, जो पाकिस्तान के नॉर्दर्न प्रोविंसेस हैं जैसे कि कश्मीर है, JB है, KPK है, ये बहुत ही ठंडे इलाके हैं। लेकिन जैसे ही हम नॉर्थ से साउथ की तरफ आते हैं तो जो टेम्परेचर है वो बढ़ना स्टार्ट हो जाता है। तो जो हमारे बलूचिस्तान और सिंध के एरियाज़ हैं जो कि साउथ में प्रेजेंट हैं, ये हॉटेस्ट एरियाज़, हॉटेस्ट प्रोविंसेस ऑफ पाकिस्तान हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ वाइफ नेम ऑफ कायद आज़म इज़, जो कायद आज़म साहब की वाइफ थी उनका नाम रतन बाई था, जिनको हम रती बाई भी कहते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ ड्यूरेशन ऑफ टर्म ऑफ सेंटर इन पाकिस्तान इज़, पाकिस्तान में जो सेंटर की जो टर्म होती है वो 6 ईयर्स की होती है। लेकिन जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो ये है कि जो सेनेट के इलेक्शंस हैं वो कितने अरसे बाद होते हैं? तो जो सेनेट के इलेक्शंस हैं वो हर 3 साल के बाद होते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ वाई ब्लड लुक्स रेड, ब्लड के अंदर जो है वो हीमोग्लोबिन प्रेजेंट होती है, जिसकी वजह से जो है वो ब्लड जो है वो रेड दिखाई देते हैं। आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ टूथ डिके इज़ ड्यू टू, जो टूथ डिके है ये शुगर की वजह से होता है। टूथ डिके का मतलब ये कि जो दांत ख़राब होना स्टार्ट हो जाते हैं वो किसकी वजह से होते हैं? तो वो शुगर की वजह से होते हैं। अब अगर इनको बचाना है, या क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि अगर हमने टूथ डिके को प्रिवेंट करना है तब हमें कौन सी चीज़ का ज़्यादा इस्तेमाल करना चाहिए? तब हमें मिल्क का ज़्यादा इस्तेमाल करना चाहिए, जिसके अंदर कैल्शियम एंड फास्फोरस होते हैं, जो कि दांतों को हेल्दी रखते हैं। और इसके अलावा जो फ्लोरीन है, जो फ्लोराइड आयंस हैं, उनको ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करके हम जो टूथ का डिके हैं उसको हम प्रिवेंट कर सकते हैं, उससे बचा जा सकता है। Our next question is which gas is used in fire extinguisher, के फायर को ख़त्म करने के लिए हम कौन सी गैस को इस्तेमाल करते हैं? तो हम कार्बन डाइऑक्साइड को इस्तेमाल करते हैं।
और इसके अलावा गैस के बारे में जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो ये है कि जो लाफिंग गैस है उसका साइंटिफिक नेम क्या है। तो जो लाफिंग गैस है उसका साइंटिफिक नेम नाइट्रस ऑक्साइड है, जिसको हम N2O कहते हैं। जो हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन हैं ये एंटोनिम्स हैं और ये बहुत ही इजी पूछे गए थे, जिनके आगे मैंने इनका मतलब भी लिख दिया है और इनके एंटोनिम्स भी लिख दिए हैं। जैसे कि ऑब्जॉर्ब है, इसका मतलब होता है जज़ब करना, जिसका एंटोनिम बनेगा एक्सूड, यानी कि उबाल देना, बाहर निकाल देना। दूसरा जो हमारे पास क्वेश्चन है वो असेंबल का है। असेंबल का मतलब होता है इकट्ठा करना, तो इसका जो एंटोनिम बनेगा वो स्कैटर्ड करना, फैला देना। जो थर्ड क्वेश्चन है वो ये है नर्वस का जो एंटोनिम है वो क्या होगा। नर्वस का मतलब होता है कश्मकश में होना, तज़ब्ज़ुब में होना, तो इसका जो एंटोनिम होगा वो ये होगा काम होना, पुरसकून होना। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो ये है कि लोअर का जो एंटोनिम है वो क्या है। लोअर का मतलब होता है नीचे वाला, तो इसका जो एंटोनिम बनेगा वो होगा हायर। और नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ फेमस का जो एंटोनिम है वो क्या है। फेमस का मतलब होता है मशहूर, और इसका जो एंटोनिम बनेगा वो अननोन होगा, यानी कि ऐसा इंसान जिसको कोई जानता ही ना हो। और नेक्स्ट क्वेश्चन इज बैटरी का सिनोनिम क्या है। बैटरी का मतलब होता है धोखा देना, तो इसका जो एंटोनिम बनेगा वो बी लॉयल होगा, यानी कि वफादार रहना। आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड का जो एंटोनिम है वो क्या है। फाइंड का मतलब होता है मिल जाना, तो इसका जो एंटोनिम बनेगा वो मिसप्लेस होगा, यानी कि छुपा देना। आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज वीक का जो एंटोनिम है वो क्या है। वीक का मतलब होता है कमज़ोर, और इसका जो एंटोनिम बनेगा वो मस्कुलर होगा। स्ट्रॉन्ग जो है वो इसका एंटोनिम बनेगा। आवर नेक्स्ट क्वेश्चन जो हैं वो सिनोनिम्स हैं। बेसिकली यहाँ पर सिनोनिम्स होना है, जो कि मिस्टेकनली जो है वो एंटोनिम्स लिखा गया है। तो जो एक्सेस है इसका मतलब होता है किसी चीज़ का वाफिर मिकदार में मौजूद होना, तो इसका जो सिनोनिम बनेगा वो सरप्लस होगा। किसी चीज़ का ज़्यादा मौजूद होना, किसी चीज़ का वाफिर मिकदार में मौजूद होना। जो नेक्स्ट सिनोनिम है वो ये है कि म्यूट का सिनोनिम क्या होता है। म्यूट का मतलब बहुत ही ईजी क्वेश्चन है कि जो म्यूट का सिनोनिम है वो साइलेंट बनेगा, यानी कि खामोश कर देना। आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज ट्रांसलेट द फॉलोइंग पैराग्राफ इनटू इंग्लिश। तो इसमें हमें एक उर्दू में पैराग्राफ दिया गया था जिसको हमने इंग्लिश में ट्रांसलेट करना था। तो अगर आपको टेंसेज आते हैं तो ये आपके लिए बहुत ही इजी होगा, लेकिन अगर आपको टेंसेज नहीं आते तो इस चीज़ की अगर आप बार बार प्रैक्टिस करेंगे तो आप इसमें अच्छे मार्क्स ले सकते हैं। ये 10 मार्क्स का होता है या इवन 15 मार्क्स का भी होता है। अब ट्रांसलेशन की बजाय वो एप्लीकेशन भी दे सकता है या लेटर भी दे सकता है। तो अगर आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे तो ये आपके लिए ज़्यादा इजी रहेगा, बार बार इसकी प्रैक्टिस करेंगे। तो अगर आप इसकी बार बार प्रैक्टिस करना चाहते हैं लेकिन आपके पास मटेरियल मौजूद नहीं है, तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए व्हाट्सएप नंबर्स पर कांटेक्ट करके एक बुक रिसीव कर सकते हैं, जिसमें आपको सारे पास्ट पेपर्स दिए गए होंगे, जिसमें आपको एक्सपेक्टेड क्वेश्चन भी दिए गए होंगे, और हर एक पोर्शन जो है जनरल नॉलेज का पोर्शन जो है वो अलहदा से दिया गया होगा। इंग्लिश का पोर्शन, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, कंप्रीहेंशन, कंपोजिशन, ऐसे, इंग्लिश टू उर्दू ट्रांसलेशन, ये जो सारी चीज़ें हैं ये आपको अलहदा से दी गई होंगी। हर एक चीज़ की प्रैक्टिस के लिए आपके पास काफ़ी ज़्यादा मटेरियल होगा। तो अगर आप वो बुक रिसीव करना चाहते हैं तो नीचे दिए गए जो डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप नंबर्स हैं आप उन पर रब्ता करके वो बुक रिसीव कर सकते हैं, जिसमें आपको काफ़ी ज़्यादा पैराग्राफ भी मिल जाएंगे, और इसके अलावा जो है एक्सपेक्टेड ऐसे हैं वो भी आपको मिल जाएंगे। तो इन पेपर्स के अंदर जो ऐसे दिया गया था वो ये था कि द पावर्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ऑफ यूथ। तो ये जो ऐसे है ये भी उस बुक के अंदर दिया गया है। आप वो बुक जो है वो फ्री में हासिल कर सकते हैं। ये सिर्फ़ और सिर्फ इसलिए है ताकि आप लोगों की तैयारी जो है वो अच्छे से हो सके। अगर आप मज़ीद इसी तरह की वीडियोज़ और इसी तरह का कंटेंट चाहते हैं तो हमारे साथ जुड़े रहिए।